हरियाणा तक की टीम बादशाहपुर विधानसभा में पहुंची है। बादशाहपुर विधानसभा प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा के तौर पर जानी जाती है, जहां तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा मतदाता 2024 के विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले हैं। मैं इस वक्त बादशाहपुर विधानसभा में मौजूद हूँ। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बीरू सरपंच मौजूद हैं, बीर सिंह राणा। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि टिकट तो मिल गया है, लेकिन जीत को कैसे सुनिश्चित करेगा बीर सिंह। देखो, जीत तो हमारी सुनिश्चित परमात्मा करेगा, जनता करेगी, क्योंकि हम पूरे पिछले 2 साल से लगातार जो जनता के जितने भी मुद्दे हैं, जितनी बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितनी भी समस्याएं थी, हम उन सवारी समस्याओं को लेकर सरकार को बार बार ज्ञापन भी देते रहे। उसमें थोड़ी बहुत कामयाबी भी। तो लोगों के बीच में हम 2 साल से लगातार जा रहे हैं। तपती हुई गर्मी जो 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी मेरे साथ बहुत सारे लोग गए इस समस्याओं से लड़ने के लिए, गुड़गांव का विकास होना चाहिए। 2024 की इस बयार में बादशाहपुर विधानसभा की जनता बीर सिंह सरपंच के बारे में जानना चाहती है कि कैसे सरपंची के चुनाव से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर तक का आपने सफर तय किया। अपने बारे में कुछ बताएं। कब इस राजनीति की शुरुआत हुई थी, कौन कौन से राजनीतिक दल में रहे हैं आप, और कैसे बीर सिंह सरपंच बना और सरपंच से यहाँ तक का सफर तय किया। सबसे पहले तो मैं 1995 में पहली बार चुनाव लड़ा था, जब मेरी एज भी बहुत कम थी, और अपने चुनाव लड़ा था मैं इसका ब्लॉक समिति का लड़ने के बाद उस चुनाव में मेरी हार हुई थी। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि मैं चुनाव हार गया। फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी जो समाज सेवा के रूप में जो काम करना शुरू किया, तो 2000 के अंदर लोगों ने मुझे इतना प्यार और विश्वास दिया, मेरे गांव में पूरे ने मुझे निर्विरोध सरपंच बनाया। उसके बाद फिर मैंने अपने गांव से उस दिन ये प्रण ले लिया था, मेरे गांव ने मुझे निर्विरोध सरपंच बनाया है, मुझे इज्जत मान सम्मान बख्शा है, तो मैं आगे यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, जो भी लड़ेगा। उसके बाद में चुनाव लड़ा के सराय और संभाली 2005 में लोगों ने मुझे यहाँ भी इतना प्यार दिया। जितने सारे कैंडिडेट थे, आधी वोट उनकी थी, आधी मेरी अकेले की थी। उस टाइम हम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के साथ में काफी टाइम तक एक्टिव भी रहा। राव धर्मपाल के साथ नहीं, राव धर्मपाल ने उस टाइम तो राज सिंह दैया थे, बात था उस टाइम की बात है। धर्मपाल तो बाद में आए थे, तो बादशाहपुर बनने के बाद आए थे, क्योंकि उससे तो कांग्रेस से तो मैं पहले हो गया, 96 से था। तो अब आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? किन मुद्दों को लेकर बीर सिंह जनता के बीच में जा रहा है? क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बादशाहपुर विधानसभा के? देखो, बादशाहपुर विधानसभा के अंदर तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि 2014 के अंदर 150 रुपए गज का कॉलोनी को डेवलपमेंट चार्ज था, जो कॉलोनी है, वो सरकार ने 2017 में उसको बढ़ा के 1250 कर दिया, जो कि सरासर गलत है। उसका भी विरोध नहीं हुआ। फिर भी अब क्या किया, पहले सर्कल के रेट बढ़ाए, सर्कल के रेट बढ़ा के फिर उसके ऊपर उसने वो लगा दिया, 5% कर दिया, तो लगभग 2 से 2.5 हज़ार एक गज के ऊपर हर परिवार उसका आना शुरू हो गया प्लॉट के ऊपर। तो ये बहुत भारी मतलब लूट है। तो ये एक मुद्दा है। हमने इसके लिए प्रोटेस्ट भी करा था, सरकार को ज्ञापन भी सौंपा है कि ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम करो। तो ये मुद्दा है। एक हाउस टैक्स के लिए हमने जो गांव नगर निगम के अंदर आए हैं, उनके लिए हमने बहुत बार ज्ञापन भी दिया है, हमने जाकर धरना भी दिया है, हमने प्रदर्शन भी किया, हमने छोटी छोटी सभाएं भी की हर गांव के अंदर। सारे गांव से सामाजिक न्याय संगठन के बैनर तले काम करना शुरू करा था। तो उसमें भी ये दूसरा मुद्दा ये भी है कि ये भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि उनकी वे कहते हैं हमारी पंचायत की जमीन भी सरकार ने ले ली, और हमारे पैसे भी जितने गवर्नमेंट के ले लिए, फिर हम टैक्स किस बात का देंगे? तो टैक्स भी हमारे ऊपर लगा दिया, तो सरासर गलत है। वो भी एक मुद्दा है। दूसरा, फैमिली आईडी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं बहुत सारी कॉलोनियों के अंदर, गाँव के अंदर गया, तो लोगों में क्या हुआ, फैमिली आईडी के अंदर आय बढ़ा दी। आय बढ़ने से क्या हुआ, उनकी वे जो बीपीएल के कार्ड थे वे कट गए, आयुष्मान कार्ड कट गया, जिसको बुढ़ापा पेंशन मिलती थी वो कटनी शुरू होगी। तो ये फैमिली आईडी की जो इसमें से हटनी चाहिए, इसकी हमने ज्ञापन भी दिया था, विरोध भी किया था। एक प्रॉपर्टी आईडी जो बना रखी है, प्रॉपर्टी आईडी गुड़गांव में ऐसा ही कर रखा है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार और कुछ नहीं, गलत सब की गलत बना रखी। जो ठीक कराने जाता है 20 चक्र से कटवा देते हैं, और जब वो दुखी होकर पूछता है क्या करना है, फिर वो किसी की दुकान बताते उस पर चले जाओ, वो पैसे लेता है, उठा देता है। तो इस तरह के जो मुद्दे जो जनता के अंदर हैं, हम उनके लिए लड़ने का काम पहले से भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे।
दूसरा हॉस्पिटल की बहुत भारी समस्या है। आप देखो 40 लाख की आबादी गुड़गांव की, 40 लाख की आबादी के अंदर एक हॉस्पिटल है, वो भी छोटा सा है जिसके अंदर कोई सुविधा नहीं, जबकि 40 लाख की आबादी में तो एम्स बन जाना चाहिए। लेकिन चलो एम्स ना बने तो कम से कम 4 जोन है गुड़गांव के, 250-250 बेड के 4 हॉस्पिटल कम से कम होने चाहिए। क्यों? सरकार का खुद का मापदंड ये कहता है 1 लाख की आबादी के अंदर 22 बेड का एक जिला अस्पताल बनेगा। तो जो 22 बेड का जिला अस्पताल 1 लाख की आबादी में बनेगा, 40 लाख के अंदर तो बनना तो एम्स चाहिए। तो चलो एम्स दिल्ली नजदीक है, तो यहाँ 250-250 बेड के 4 हॉस्पिटल होने चाहिए। उसका भी हमारा मुद्दा ही लड़ाई भी है हमारी। स्कूलों की बुरी हालात है, उनको ठीक करने के लिए अब सरकारी के अंदर कोई भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जाता है तो उसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने जितने सरकारी स्कूल थे उनकी फैसिलिटी इतनी सारी बढ़ानी शुरू की। अब जो प्राइवेट में जिनके बच्चे पढ़ते थे उन्हें फीस भरनी पड़ती थी, वो सरकारी के अंदर जाना शुरू हो गए। तो हमारी हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी तो हम इन स्कूलों का इतना सुधार करेंगे, अब लोगों को फीस भरकर अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़ेगा। सरकारी स्कूल के अंदर इतनी फैसिलिटी दे देंगे, अब वो अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाए, क्योंकि जो जनता का दिया हुआ जो टैक्स है वो जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ वे फ्री होनी चाहिए, क्योंकि आदमी का इलाज डॉक्टर तो 500 रुपये लेगा और क्या ना दवाई आ जाए 5000 की, तो फिर वो कैसे काम चलेगा। तो वे सारी की सारी फ्री होनी चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक इसलिए होने चाहिए कि सबसे पहले आदमी का कोई खांसी जुकाम बुखार बीमार होता है तो अपने नज़दीक से मोहल्ले के अंदर क्लिनिक हो, उसमें जाकर फटाफट अपना दिखाए और दवाई लेके न और फ्री में सारे टेस्ट करा ले, जितने भी टेस्ट उसके होने हैं टेस्ट कर कर, अगर कोई बड़ी बीमारी है तो रेफर कर दे, नहीं तो कोई इलाज। तो दिल्ली के तमाम मुद्दों पर इस बार बादशाहपुर विधानसभा में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जा रहा है वीर सिंह, और उन लोगों को बता रहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है या आप विधायक बनते हैं तो ये सब सपने सच होने वाले हैं। देखो ये तो सच करने भी पड़ेंगे ना, ये सपने क्या है, तो हकीकत होनी चाहिए। देखो हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है, ईमानदार पार्टी के मुख्यमंत्री 6 महीने तक जेल में रहते हैं। वो जबरदस्ती करेंगे ना, वो तो क्या है जो जितने भ्रष्टाचारी वे उसके ऊपर आरोप लगाने के लिए, उसको भ्रष्टाचारी बनाने के लिए जबरदस्ती के मुकदमे दर्ज करके उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। नहीं तो एक बात बताओ, ईमानदार कौन है? जो जनता का दिया हुआ टैक्स जनता के लिए खर्च करे, जनता के ऊपर खर्च करे, वो ईमानदार है। और जो जनता का दिया हुआ जो टैक्स अपने लिए खर्च करे, वो बेईमान है। तो केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनकर ने ये चीज साबित कर दी, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, हॉस्पिटल फ्री, उसके अंदर जो क्या नाम था तीर्थ यात्रा फ्री, जितनी चीज जो फ्री दी है, जनता का जो दिया हुआ जो टैक्स है ये जनता को वापस लौटाने का काम किया है उन्होंने। लेकिन और लोगों को इस बात का दर्द होगा, केजरीवाल जी ने ये वापस देना शुरू कर दिया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। जो पैसा हम खाने में काम करते हो हमने जनता को देना पड़ेगा, इसलिए उसके ऊपर ये चाहते हैं भ्रष्टाचार के मुकदमे लगा के और इसको भ्रष्टाचारी हम साबित कर दें, जिससे कि हमारी दुकान चलती रहे। अच्छा, ये तो हो गई आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र की बात। बीरू सरपंच का क्या कुछ घोषणा पत्र है बादशाहपुर के लिए? बादशाहपुर विधानसभा की जनता ये भी जानना चाहती है कि टोल टैक्स को, खेत की दौलत टोल टैक्स को लेकर क्या विजन है बीरू सरपंच का, वीर सिंह राणा का, या फिर वाटर लॉगिंग को लेकर क्या कुछ विजन है? क्योंकि बादशाहपुर ड्रेन बन गया, 700 करोड़ रुपए खर्च हो गए 2016 से अब तक, लेकिन प्लानिंग मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेलियर रहा, जिसके चलते अभी भी तमाम इलाकों में, शहर के तमाम खास तौर पर बादशाहपुर विधानसभा में वाटर लॉगिंग के जल प्रलय जैसे हालात होते हैं। सड़कों की जो टूटे गड्ढे हैं उनको लेकर क्या कुछ विजन है? कभी आप फरुखनगर जाएं तो जो धनकोट के आसपास के नहरी इलाका है 5-7 किलोमीटर लंबा, हर रोज जाम लगता है, उसको लेकर क्या कुछ विजन है? एलीट क्लास लोग रहते हैं, अर्बन इलाके का भी वोटर है, उनके लिए क्या कुछ प्लान है? क्योंकि उनके जो सोसाइटियों तक के रोड हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, गड्ढे हो चुके हैं। देखो मेरी बात सुनो, हमने जो अपना धनकोट का जो रास्ता है उसके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख रखा है कि इस जाम से निजात दिलाएंगे, वहाँ से बाईपास बनवाएं या कुछ भी कराएं, उस काम को पूरा कराएंगे, क्योंकि वो बहुत दिक्कत है। और ये अपना बस गेड़ा का जो फ्लाईओवर क्रॉस करते हैं साथ कृष्णा चौक, इसके ऊपर भी बहुत सारा जाम है। इसके ऊपर बादशाहपुर में बहुत सारा काम करने की जरूरत है। बारिश जितनी होती है, एक बार बारिश होती है समुद्र की तरह सब कुछ पानी से लबालब हो जाता है। सिर्फ किस लिए? अब इन्होंने नाले बनाए तो आगे कनेक्ट नहीं करे, बहुत सारी जगह इसे बना के छोड़ दिया, आगे मतलब अपनी ड्रेन तो बना दी लेकिन आगे वो किसी जोड़ी से ड्रेन किस काम की? जब तक एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं हो जाती, जब तक वो पानी तो भरा रहेगा, निकलेगा नहीं। दूसरा इसका समाधान है रेन हार्वेस्टिंग है।
जो रेन हार्वेस्टिंग जो प्रॉपर तरीके से अगर इसमें करी जाती तो गुड़गांव में जल भराव की समस्या नहीं होती, नीचे से पानी भी ऊपर आ जाता, पानी की भी समस्या कम हो जाती। क्योंकि जो जितने भी पार्क हैं, पार्कों के अंदर इन वो बनानी चाहिए रेन हार्वेस्टिंग के, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से मोटर डाल के ना और पाइप होने चाहिए। जब भी बारिश आए, बारिश से पहले एक बार उसको चला के साफ कर देना चाहिए और सारी ड्रेनेज जो है उसके अंदर डाल दो, जैसे कि उसके अंदर बारिश होगी फटाफट पानी सारा रिचार्ज भी जमीन होगी और काम भी आएगा। लेकिन इस तरह का जो है जो बड़ा ड्रेनेज उसके नाम पे बना तो दिया, अगर आपने ये बना ड्रेनेज हार्वेस्टिंग करनी है, लेकिन वो क्या करते हैं एक पाइप डाल के उसको कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं दिखाने के लिए अभी मन ये काम करो। ये गलत है, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से ठीक कराएंगे, उसकी लड़ाई करेंगे। दूसरा जो हाउस ये सोसाइटी जो आपने बात की, सोसाइटियों के अंदर जो इनका मेंटेनेंस है सरकार की, ये जो देते हैं हमारी सोसाइटियों को, इसको हाफ कराएंगे। क्यों कराएंगे? अब दो बार टैक्स देना पड़ता है इन बेचारों को। आप ये मान के चलो वो एक तो तरफ तो मेंटेनेंस दे रहा है 4 रुपए फुट के हिसाब से, कोई 3 रुपए फुट के हिसाब से, अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग उन्होंने रेशो बना रखा है। अब वो दूसरी तरफ हाउस टैक्स भी देने लग रहा है, भाई हाउस टैक्स भी मुझे देना है। जब हाउस टैक्स भी दे दिया, मेंटेनेंस भी दे दिया, फिर हाउस टैक्स किस बात का लिया? तो नगर निगम के अंदर आई हुई जितनी भी सोसाइटियां हैं, जितना उनका पार्क, रोड, स्ट्रीट लाइट, जितना ओपन एरिया उसका वो है, वे सारे के सारे नगर निगम से उसका काम कराने का काम करेंगे, जिससे कि जो उसका मेंटेनेंस जो बचेगा, खाली उसकी सिक्योरिटी का, उसकी लिफ्ट का मेंटेनेंस बचेगा, और जो उनके सीवर, ये सारे के सारे नगर निगम से कराने शुरू करेंगे, जिससे कि उनका जो मेंटेनेंस जो हर रोज मतलब उन्हें देना पड़ता, महीने में एक किस्म से अपने घर में किराए से रहना पड़ता है इंसान को, वो दुखता बहुत है, लेकिन वो बोलता नहीं हो वैसे, लेकिन वो उसको आधा कराएंगे। ये सोसाइटी की लड़ाई। ग्रामीण इलाका बहुत ज़्यादा यहाँ इस पूरे इलाके में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी है, और ग्रामीणों जो गांव हैं उनकी हालत बहुत बुरी है, चाहे उनके सड़कों की बात करें, उनके सीवरेज की बात करें, सड़कों या फिर गड्ढों की बात करें, या फिर पानी जो सुचारू तौर पर नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि 24 घंटे पानी मिलेगा। क्या लगता है कि प्रदेश सरकार ने 10 साल में काम किया, और अब कितना काम किए जाने की जरूरत है ग्रामीण इलाकों की अगर मैं बात करूँ? प्रदेश सरकार ने 10 साल में 2 काम करे, और तो मुझे नहीं लगता कोई काम करा। देखो 10 साल में मेट्रो भी एक कदम नहीं चली, आपने नहीं पता है, सारे शहर को पता है। 2 काम तो उन्होंने जल्दी कर दिए थे, अच्छे लगे, बड़े ये काम है। एक तो उन्होंने बीजेपी का दफ्तर बड़ी जल्दी बनाया, आप देखो कितना शानदार बना दिया। दूसरा उन्होंने रेस्ट हाउस बहुत जल्दी बनाया, क्योंकि उन्हें उसमें ठहरना था। उसके अलावा इस शहर के अंदर एक भी काम बीजेपी ने नहीं किया। पानी की अगर बात करोगे गांव के अंदर, अब भी पानी नहीं मिलता। कल मैं सुल्तानपुर गया था, सुल्तानपुर के अंदर उन लोगों की ये समस्या थी, हमारा पीने का पानी तक नहीं आता, खारी पानी आता है तो खारी आता है, आता ही नहीं पहले तो आज भी पानी के ऊपर अगर 78 साल देश आजाद होने के बाद भी आज भी हमारे बिजली, सड़क और पानी की लड़ाई लड़ रहे, तो देश का विकास तो कुछ हुआ नहीं। चाहे सरकार कांग्रेस की बनी हो, चाहे सरकार बीजेपी की बनी हो, चाहे किसी और की बनी हो। गुड़गांव के अंदर आप भी देखोगे इतने दिन में एक हॉस्पिटल से तोड़ के पार्किंग तो बढ़ा दी, हॉस्पिटल बनाने का काम नहीं किया, तो फिर कौन सा विकास हो गया? ट्रांसपोर्ट सुविधा है पूरे गुड़गांव के अंदर, आज तक कोई ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है। किसी गांव से अगर शहर को आना हो तो किसी को नहीं मिलेगी, अपने पास किसी के पास गाड़ी है, स्कूटर मोटर है, वो तो कुछ भी करे, वो तो अपनी निजी काम है। लेकिन जो हमने सरकार को दिया है, सरकार ने हमें वापिस कुछ नहीं बताया। तो ये हमारी लड़ाई है, जो जनता का दिया हुआ जो टैक्स है वो जनता के ऊपर खर्च कराएंगे, ये हमारा मुद्दा भी है, लड़ाई भी है। उसमें ग्रामीण भी है और शहर भी है, और जितने क्या नाम सोसाइटी है सब। ये मूलभूत सुविधाओं की बात तो हर विधानसभा चुनाव से पहले तमाम उम्मीदवार और विधायक भी करते रहे हैं, सरकारें भी करते रही हैं। बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ प्लान है वीर सिंह सरपंच के पास? IMT मानेसर जैसा एक मॉडल टाउनशिप आपके पास है, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार कैसे मुहैया कराएंगे? लोग पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके चलते नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं आज का युवा। देखो बढ़ती तो सरकार की जिम्मेवारी है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, जो हम GST के रूप में सुबह उठते के साथ चाय बिस्कुट भी खाते हैं, तो GST का सरकार को जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो टैक्स हमें वापस मिला है। ना तो हॉस्पिटल हमें बना के दिया, ना ही हमें शिक्षा के रूप में दिया, ना ही हमें सामाजिक सुरक्षा के रूप में दिया।
भाई सरकार सबको रोजगार नहीं देती, लेकिन उसके प्रबंध तो करती है, संसाधन तो बढ़ाती है ना। उसके संसाधन बढ़ाने चाहिए। वो संसाधन दो तीन एक तरीका है मेरे पास, जिसकी मैं बात कई बार करता भी हूँ। अब जो हम जीएसटी के रूप में जितना भी सरकार को हमने टैक्स दिया है, वो जो टैक्स का पैसा है ये बराबर खर्च होना चाहिए शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो सरकार ने 30 साल से नीचे की उम्र का कोई भी बच्चा हो, या तो सरकार उसको रोजगार दे, भाई किसी भी तरीके से उसको रोजगार दे। अगर रोजगार नहीं दे पाती तो उसको बेरोजगारी भत्ता कम से कम मिनिमम वेज मिलना चाहिए, कम से कम। और वो किस रूप में मिलना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। उसके लिए कार्ड बना दे सरकार। इसके लिए मैं उठाऊंगा, अगर मैं जीत के परमात्मा की दया से लोगों के आशीर्वाद से मैं विधानसभा तो इस बात को उठाऊंगा। उसका एक कार्ड बना दे, उसको महीने में 10,000 की लिमिट होगी। भाई आप बेरोजगार हो, आपको सरकार की तरफ मतलब रोजगार नहीं मिला तो आपको सरकार की क्या नाम है अपनी इकोनॉमी के अंदर हिस्सेदार तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो वो उसको एक कार्ड बना दिया हमने। जब उसको हम कार्ड बना के दे देंगे, उसमें लिमिट रहेगी 10,000। अब भाई मिनिमम वेज सबकी, क्योंकि बेसिक जरूरत सबकी बराबर है, इसलिए खाना पीना सबने खाना है तो उतनी दो। अब उसके बाद क्या करना है, जितने पैसे वो महीने में खर्च करेगा उतने पैसे उससे अगले महीने में आएंगे। अगर किसी ने 2,000 खर्च करे, क्योंकि जो 2 थी तो मिलेंगे, कैश नहीं निकलेगा, उससे सामान खरीदा जाएगा। उससे क्या होगा, जैसे आप उससे सामान खरीदना शुरू करोगे, वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो कुटीर उद्योग जो हमारे हैं, उसके अंदर बना हुआ सामान उससे खरीदा जाएगा उस पैसे से। जब उस पैसे से जब आप सामान खरीदना शुरू करोगे तो जिस आदमी ने छोटा सा भी उद्योग लगाया है उसका सामान बिकना शुरू हो जाएगा। सामान बिकना शुरू हो जाएगा तो उसको उसमें रोजगार मिलेगा, क्योंकि उसको फिर लोगों की जरूरत होगी, फिर मेरा सामान बिकना शुरू होगा। जिस आदमी ने कच्चा माल बनाया है उसका कच्चा माल बिकना शुरू हो, उसको भी लोगों की जरूरत होगी। तो इस चेन से हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पाएंगे। और भूखे जितने हैं जिनको खाना नहीं मिलता या किसी को वो नहीं मिलता समय पे, उसको हम खाना भी दे पाएंगे। इस देश की इकोनॉमी के अंदर उसको हिस्सेदार बना के ना, इस देश के सर्कल को चला के ना, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये मैं विधानसभा में उठाऊंगा अगर परमात्मा ने लोगों के आशीर्वाद से पहुंचा। अब राजनीति की बात करते हैं। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री राम नरवीर हैं, 8वां चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से वर्धन यादव हैं, युवा चाहे हैं, और आपके पड़ोस में ही राकेश कुमुदनी दौलताबाद, वो भी चुनावी मैदान में हैं। कैसे निपटेंगे इस चुनौती से? चारों दिग्गज हैं। देखो जो बात ये है, मैं बताऊँ आपको, राम नरवीर की जैसे आपने बात करी 8वां चुनाव है, 8 चुनाव में तो 5 बार तो हारे हैं, जीता तो 3 बार ही है, तो हारने तो उसके उसमें तो है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो है बीजेपी की तरफ लोग नहीं देखते, इसलिए वो हार की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे धीरे धीरे जब चुनाव चलेगा तो सबको पता चलता चला जाएगा, अब बीजेपी की तरफ कोई नहीं, समाजवादी की तरफ आ रहे हैं। दूसरा कांग्रेस का है, कांग्रेस का जो नया कैंडिडेट आया है उसकी पूरे इलाके के अंदर कोई इस तरह की पहचान भी नहीं है, और फिर उसको मुझे लगता है बिरादरी का सपोर्ट भी नहीं है। दोनों चीजें हैं, ना उसकी पहचान है ना कोई बिरादरी का सपोर्ट है, तो उसका भी ज्यादा नहीं चल सकता। और रही बात दौलताबाद की, इसने तो 5 साल पढ़ने के बाद कभी राकेश गया ही नहीं किसी क्षेत्र के अंदर, तो वहाँ उसका नेगेटिव इतना सारा है। जब वो कहते हैं, वो जब उसको हमने जिता के भेजा, निर्दलीय जिता दिया था, तो लोगों का जब धन्यवाद तक भी नहीं करने आए तो वोट की तो बात कहाँ देखते। तो मुझे नहीं लगता कोई चुनौती इस टाइप की है जिससे कि हम सोचें भाई ये पुराना आदमी बहुत मजबूत चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब जमीन के ऊपर हम जाते हैं तो जमीन पे पता चलता है। मैं तो गांव में भी गया हूँ, कॉलोनियों के अंदर भी गया हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े, आपने देखा होगा नॉमिनेशन था जी पे कितने सारे लोग आए थे, पूरी विधानसभा से। तो लोग तो रिश्तेदार यार प्यारे कहाँ से बुला के भीड़ करते हैं, लेकिन मेरे इसमें जो जितने भी लोग जुड़े हुए पूरी चैन में भीड़ होती है। और आज भी आप देखोगे, मैं जब भी कभी भी सभा करने जाता हूँ गाँव या किसी कॉलोनी के अंदर, मेरे साथ गाड़ियों वाली लाइन नहीं होती, मेरे साथ 2-3 गाड़ियाँ होती हैं, 5-7-10 आदमी होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने जो लोग होते हैं वहीं के बैठे होते हैं, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 500 हो, चाहे वो 50 हो। तो उससे हमें ये भी पता चलता है भाई लोग हमसे कितने प्यार करते हैं, हमारे आने के बाद ये कितने इकट्ठा हुए हैं। लेकिन वे लोग क्या करते हैं, अपने लोगों को ले जाकर वहाँ प्लांट कर देते हैं, जिससे कि उसको ये दिखाई देता है तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब अपने लोगों को भाषण देकर
सुनाना है तो फिर अपने कमरे में बैठ के सुनाना कोई जरूरी थोड़ी सब आगे अंदर जाकर बैठा के ये तो आपने तमाम राजनीति की बात करी, मूलभूत सुविधाओं की बात करी, मुद्दों की बात करी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक जाता है ना वैसे वैसे जातीय समीकरण सक्रिय हो जाते हैं। तो कैसे वीरू इन जातीय समीकरण से पार पाने वाला है? देखो, जातीय समीकरण की बात अगर करते हैं तो 2000 भाई एक बार पिछली बार बन लिया, ठीक है, तो लोग अब जाट के उसके साथ जा नहीं रहे। हमने 15 साल पिछली बार हमने छोड़ भी दिया था चुनाव, अब भाई चलो कोई बात नहीं, इसको बढ़ जाने दो। पिछली बार चुनाव नहीं लड़े, हम छोड़ दिया था। तो अब जो लोगों का जो मन है वो लगभग सारा हमारी तरफ डाइवर्ट हो गया। उन्होंने कहा जब इन्हें पिछली बार त्याग भी कर दिया था और इसने भी 15 साल हो गए लगे, तो इसने भी 3 चुनाव हो लिए, तो अब इसकी बारी की बात। हीरो के वोट महत्वपूर्ण है वीरू जी, कहाँ से लेके आएंगे हीरो के वोट? मेरे दोस्त बहुत हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ ही ज्यादातर हीरे रहते हैं ज्यादातर, तो उनसे कोई बड़ी बात नहीं है, सारे जुड़े हुए हैं। हर गांव के अंदर में 1, 2, 4 आदमी जितनी मिल सकते हैं उस हिसाब से मिलेंगी, कोई बात ही नहीं है। आखिरी सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद क्या लगता है कि आपको हरियाणा में चुनावी समीकरण बदल पाएंगे? 100% बदलेंगे। देखो, अरविंद केजरीवाल जी जब आप आए हैं बाहर, तो जहाँ भी अपनी सभा करेंगे वहाँ का माहौल बदल जाता है। ये मैं आपको बता दूँ, जिस दिन हम बादशाहपुर विधानसभा के अंदर अपना प्रोग्राम करेंगे, उस दिन पूरे हरियाणा की एक विधानसभा की सबसे बड़ी सभा होगी पूरे हरियाणा की। आज तक मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने करी हो, चाहे कांग्रेस करी हो, चाहे बीजेपी करी हो, किसी ने भी आज तक करी हो, उनमें सबसे बड़ी सभा हमारी होगी। आप आकर देखना उस दिन, ठीक है? तो पूरी जितनी कॉलोनियां हैं, सारी कॉलोनियां वीरू सरपंच के साथ खड़ी हैं। जितने गांव के अंदर जितना दलित वर्ग है वो वीरू सरपंच के साथ है, और भी सारी बिरादरियां, पंडित है, जाट है, तकरीबन सब, मतलब हर बिरादरी से मुझे समर्थन है। क्योंकि मेरे अंदर कोई आदमी ये नहीं कह सकता वीरू को कोई जाति का ठप्पा लगा दे, क्योंकि मैं सब का मिक्स आदमी हूँ, मेरे ज्यादा से मदद इस बात पर करता है। तो ये हमारे साथ वीरू सरपंच है जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद हरियाणा चुनावों के अंदर प्रचार करने के बाद समीकरण जरूर चेंज होने वाले हैं, और इस विधानसभा चुनाव में उनके पास खास तरह की तैयारी है, खास तरह के मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र के साथ वीरू सरपंच ने खुद का भी घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसको लेकर वे जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट अपील कर रहे हैं। हालांकि आने वाली 5 अक्टूबर को जिस दिन ये मतदान होगा और फिर नतीजे आएंगे, नतीजों के बाद ये साफ हो पाएगा कि जनता किसको जिताकर यहाँ से विधानसभा भेजने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।